I am Mridula, your new biology teacher and second year MBBS student. चलिए सबसे पहले हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं. Our new chapter is cell. जी हाँ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. सेल होता क्या है बच्चों? देखो, जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, उसका नाम होता है सेल. So, first of all, let's start with a positive quote. Don't worry about failures, worry about the chances you miss when you don't even try. इस कोट से आपको ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी है. ट्राई 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 एंड एट वन डे यू विल डेफिनेटली विन. सो स्टार्ट द चैप्टर. देखो, सेल एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम. हमारी बॉडी का सबसे छोटी यूनिट जो सेल है. अब हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है. अब ये सब सेल से कैसे बने हैं ये मैं आपको एक कस्टमाइज वे में बताती हूँ. सेल से मिलकर के बना है टिश्यू से मिलकर के बने हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन एक होल ऑर्गेनिज्म. तो इस वजह से सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बताया गया है. देखो, ये जो डेफिनेशन है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको याद करनी है. ये हमारी सेल की एक डेफिनेशन है परमानेंट. उसके बाद अब सेल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गई जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, स्किन सेल जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, मसल सेल एंड नर्व सेल. नाउ मूव फॉरवर्ड. अब सेल हमें पता तो लग गई कि सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है. अब हमें ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि सेल को डिस्कवर किसने किया. सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. जो हमारे रॉबर्ट हुक सर थे, उन्होंने 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया. अब उन्होंने सेल को डिस्कवर तो कर दिया, पर इसके अंदर जो नोटिस करने वाली बात ये है कि रॉबर्ट हुक सर ने जो सेल डिस्कवर की वो एक डेड सेल थी. जी हाँ, वो लिविंग सेल नहीं थी. इन्होंने डेड सेल डिस्कवर की और वो सेल इन्होंने कोर्क के अंदर डिस्कवर की. अब कोर्क होता क्या है? कोर्क एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी ट्री होती है ना, पेड़ होता है, पेड़ की बार्क से मिलता है. उसमें इन्होंने सबसे पहले सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप में सेल देखी थी जो कि एक डेड सेल थी. और ये पहली बार था कि किसी ने ऐसे मतलब कि इतनी छोटी यूनिट सेल को अपने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप में देखा था. उसके बाद अब बात आती है लिविंग सेल. जो एंटोनी वेन लीवेनहुक थे, लीवेनहुक सर ने क्या देखा? इन्होंने उस माइक्रोस्कोप का एक इम्प्रूव वर्जन बनाया. ही कंस्ट्रक्टेड एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप एंड बिकम द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल. इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी. अब सेल डिस्कवर हो गई. अब सेल के बाद डिस्कवर होगा उसका न्यूक्लियस. तो रॉबर्ट ब्राउन सर ने इन 1831 न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एंड 1839 में पुरकिंजे सर ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी. जो सेल का फ्लूइड सब्सटेंस है ना, उसे एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म. अब समराइज वे में देखेंगे. अब आपसे कोई हिस्ट्री पूछेगा सेल की तो आपको क्या बताना है? 1665 में सर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर की थी. उसके बाद एंटोनी वेन लीवेनहुक सर ने लिविंग सेल डिस्कवर की थी. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन सर ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. उसके बाद पुरकिंजे सर ने 1839 में फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल को एक टर्म दी थी जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म. अब हमने सेल के बारे में तो पढ़ लिया. अब सेल की कोई थ्योरी भी होगी, तो चलिए अब देखते हैं सेल थ्योरी. सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे. वन वाज जूलॉजिस्ट एंड अदर वाज अ बॉटनिस्ट. एक तो जूलॉजी वाले थे और एक बॉटनी वाले थे. उसके बाद अब ऑब्वियसली बॉटनी वाला देखो भाई प्लांट के बारे में ही बताएंगे. तो जो स्क्लीडिन साहब थे, जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स. और जो स्वान सर थे, उन्होंने ये बात एनिमल्स के बारे में बताई. तो इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी? देखो बच्चों, इसके पॉइंट्स आपको याद करनी है. सेल थ्योरी ये पूछी जाती है. सेल थ्योरी के जो हाइपोथेसिस थे वो ये थे दैट द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल. इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी है ना, वो किससे? वो सेल से बनी हुई है और सेल के ही कुछ प्रोडक्ट्स से बनी हुई है. जैसे कि मतलब कि सेल से टिश्यू बन गए, टिश्यू से ऑर्गन बन गए. ये मतलब सेल के एक तरीके से प्रोडक्ट ही हो गए ना.
तो इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन अब इन्होंने क्या नहीं बताया, अब इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि सेल भाई सबसे पहले आई कहाँ से। अब ऐसे तो है नहीं भाई हम बैठे हैं यहाँ पे एक सेल उगी, दो सेल उगी, ऐसे तो सेल्स उगती रहेंगी, ऐसे तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं होएगी। तो इन्होंने ये जो मेन बात थी ये इन्होंने नहीं बताई। उसके बाद नाउ आते हैं हम रुडोल्फ विर्चुसर। अब इन्होंने ये बताया कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल थ्योरी थी उसको उन्होंने मतलब कि और मॉडिफाई कर दिया, उसमें एक और पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। रुडोल्फ विर्चु वाज द फर्स्ट हु एक्सप्लेन, जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि जो भी नई सेल होगी ना, वो जो पुरानी सेल होगी ना, पुरानी सेल से ही कोई भी नई सेल का फॉर्मेशन होगा। जी हाँ, सेल ऐसे कोई स्पॉन्टेनियसली नहीं उग जाएगी एकदम से, जो पुरानी सेल होगी वही डिवाइड करेंगी और डिवाइड कर करके न्यू सेल बनाएगी, जिसे इन्होंने अपनी भाषा में बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो फिर ये हमारी हो गई सेल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। उसके बाद अब सेल्स तो पता लग गए कि भाई सेल ऐसे आई सेल वैसे आई, लेकिन अब सेल के नंबर के बेसिस पे भी तो होगा ना भाई, किसी में कितनी सेल होती हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल होती हैं। तो सेल के नंबर के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया। वन इज़ यूनिसेल्युलर वन एंड अनदर वन इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से मिलकर के बने हुए हैं। उनके अंदर ऐसा नहीं है कि सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बन रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं। उनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है और वही सेल उनके सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसके अंदर ऐसा केस नहीं होता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स से मिलकर के ही, उनके प्रोडक्ट से ही एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो अब देखते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स। देखिए बच्चों, एमीबा, क्लामाइडोमोनास एंड पैरामीशियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप खुद हैं मेरा मतलब है कि मैन, ह्यूमन्स इज़ द वन एग्जांपल, अनदर वन इज़ ट्री, फंजाई, प्लांट्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल में इधर पैरामीशियम, एमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, और मल्टी सेलुलर में हो गया ट्री एंड ह्यूमन। मतलब कि इनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर में, और यूनिसेलुलर में कोई भी एक सिंगल सेल होती है। ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब हमने सेल्स को डिस्क्राइब तो कर लिया भाई सेल्स के नंबर के बेसिस पे, लेकिन अब उसकी शेप के बेसिस पे भी तो डिस्क्राइब करना है ना। The shape and size of cell are related to the specific function they perform। देखो, अब जो हमारी ऐसी सेल हैं, डिफरेंट टाइप्स की सेल हैं, अब वो अपने फंक्शन के बेसिस पर भी अपना शेप लेती हैं। जैसे कि देखो, ये फैट सेल है। फैट सेल का काम क्या होता है बच्चों? फैट को मतलब स्टोर करके रखना। अब फैट सेल को उसके लिए गोल होना पड़ेगा, ग्लोबुलर होना पड़ेगा, तभी तो वो ज़्यादा फैट स्टोर कर पाएगी ना। तो फैट सेल इस वजह से ग्लोबुलर होगी। उसके बाद अब नर्व सेल आती है। नर्व सेल का क्या फंक्शन है भाई? मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। अब उसके लिए नर्व सेल ऐसे गोल हो जाएगी तो मतलब मैसेज धीरे ट्रांसफ़र होगा, तो नर्व सेल को ऐसे लंबा होना पड़ेगा ताकि मैसेज जो है वो फास्टली ट्रांसफ़र हो सके। और अब एक एग्जांपल ले लो, एमीबा। अब एमीबा जैसे मैंने आपको बताया वो एक सिंगल सेल है। अब एमीबा एक सिंगल सेल हो गया तो अब ऐसे तो है नहीं भाई एमीबा को भूख लगी, एमीबा चल के गया चलो मुझे खाना खाना है अब ऐसे तो एमीबा कर नहीं सकता ना। तो इस वजह से एमीबा क्या करेगा, एमीबा अपनी जो सेल होगी ना उस सेल के ऐसे सूडोपोडिया निकालेगा, इसके अंदर फूड पार्टिकल लेगा और ऐसे खा लेगा। तो इस वजह से एमीबा की कैसे शेप हो गई हमारी बच्चों? फ्लेक्सिबल शेप हो गई। और जो अब हमारी बाकी सेल्स हैं जैसे कि नर्व सेल है, इन सब की शेप कैसी हो गई? फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर शेप होगी। तो अभी हमने सेल को उसकी शेप के बेसिस पर ये बताया कि शेप के बेसिस पर वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, मतलब अलग अलग शेप्स की सेल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है। अब हमें सेल को शेप के बेसिस पे बता दिया, नंबर के बेसिस पे बता दिया। अब एक सेल का मेन कंपोनेंट इज़ न्यूक्लियस। अब आप सबने न्यूक्लियस के बारे में तो सुना ही होगा कि ये हो गई सेल और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस।
अब न्यूक्लियस के बेसिस पर ही सेल को डिस्क्राइब किया गया। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है बच्चों, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो अब्सेंट हो जाती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उस वजह से उनका न्यूक्लियस कोई वेल डिफाइंड तो होगा नहीं। देखो, कोई बाउंड्री नहीं होगी तो फिर मतलब वो ऐसे 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 ही रहेगा, मतलब कहीं भी चला जाएगा, मतलब कहीं भी का सेंस तो सेल में तो रहेगा पर एक वेल डिफाइंड शेप में नहीं रहेगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है उसकी शेप बहुत ही अच्छी और वेल डिफाइंड होती है। चलिए अब इसके डिफरेंसेस कर लीजिए। देखिए, डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछ भी सकते हैं, तो ये आपको याद करना है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइज़ होता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइज़ होता है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं, एंड दिस इज़ द मेन बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर रीजन बाउंडेड अप होगा नहीं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड, मतलब कि बहुत अच्छे से बाउंडेड न्यूक्लियर रीजन होगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि इतनी कोई एडवांस वर्जन नहीं होती, तो उसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है और उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल तो एक एडवांस्ड वर्जन हो गया ना, तो उसके अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे एंड उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके फंक्शन मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इसका डिफरेंस आप लोग याद कर लीजिएगा। नाउ अब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ ली, यूकैरियोटिक सेल पढ़ ली। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देखिए, प्लांट्स तो आप सब ने देखे ही हैं, और प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनकी भी सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, सेल हो गई। तो प्लांट सेल के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड एनिमल सेल के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, जो प्लांट सेल होती है ना बच्चों, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है ना, वैक्यूल, अब मैं वैक्यूल बताती हूँ इसका काम क्या होता है। वैक्यूल का काम होता है मतलब कि स्टोरेज करना सब्सटेंसेस की। तो प्लांट सेल के अंदर तो हमारी लार्ज वैक्यूल हो गई, लेकिन जो एनिमल सेल हैं उनके अंदर हमारी स्मॉल वैक्यूल होती है, या फिर कई वैक्यूल होती ही नहीं है, होगी तो बहुत छोटी होगी या फिर होगी ही नहीं। उसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फूड की सिंथेसिस करना। अब एनिमल को तो फूड बनाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं दैट एनिमल हेट्रोट्रोफ होता है। हेट्रोट्रोफ का मतलब वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो इस वजह से उनमें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब प्लांट्स का तो काम होता है फूड बनाना, तो उन्हें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत है। उसके बाद प्लांट्स के जो गैमीट्स होते हैं ना, जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है, उनके गैमीट्स में फ्लैजेला होता है, लेकिन सिर्फ गैमीट्स में ही होता है, और एनिमल सेल में वैसे भी फ्लैजेला हो जाता है। उसके बाद है कि कॉमन जो बातें हैं एनिमल सेल में एंड प्लांट सेल में, अब है तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही, तो कुछ बातें जो हैं वो दोनों के अंदर कॉमन है। देखो, सबसे पहले तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स। ये जो सारी ऑर्गेनेलीज हैं हमारी बच्चों, ये प्लांट्स एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर कॉमन होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अ मीम। When microorganisms are weakened and used to prepare vaccines for the disease they should have caused. Microorganism is like मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है बालकों। देखो, इसका मैं बताती हूँ आपको ये सब तो पता ही होगा कि अब भाई कोरोना बहुत फैल रहा है, तो उसकी वैक्सीन की बातें भी चल रही हैं। तो जो वैक्सीन होती है ना, कोई भी वैक्सीन होती है ना, जो वैक्सीन का क्या उसका होता है, मतलब कि रूट, वैक्सीन का जो प्रिंसिपल होता है ना, वो ये होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेंगे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम या तो किल करेंगे या उसे अटेन्यूएट करेंगे, मतलब कि, और उसके बाद उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
इस फॉर्म के अंदर छोड़ देंगे ह्यूमंस के अंदर, जिसके मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अंदर, अदर ऑर्गेनिज्म में जिसको वैक्सीन की ज़रूरत है, तो उस वजह से हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी बिल्डअप कर लेगी। तो फिर आगे यही हमारा वैक्सीन का प्रिंसिपल होता है। तो बस यही इस पे मीम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कह रहा है कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल। जोक सपाट, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने देखो सेल तो पढ़ ली, उसके बाद अब सेल के अब हम अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। देखो, एक तो हो गई हमारी सेल की कवरिंग। अब सेल होगी तो फिर वो किसी चीज़ से कवर होगी, जैसे मान लो हमारा घर है, हमारा घर जैसे दीवारों से कवर होता है ना, ऐसे ही जो सेल होती है ना उसकी कवरिंग्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। नाउ अब सेल के अंदर फ्लूइड पड़ा होता है, तो वो होता है हमारा फ्लूइड ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म। एंड हमारा उसके बाद बात आती है हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, मतलब कि जो सेल के अंदर अब ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है, तो हेड क्वार्टर ऑफ द सेल में आ जाते हैं हमारे न्यूक्लियस और इसके कंपोनेंट्स। देखो ये आपको ना मैंने ओवरव्यू में एक सेल का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, उसके बाद ये हमारी होगी गोल्जी बॉडीज़, उसके बाद ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिर ये सब हमारे हो गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ये आपको मैंने सेल का जो है एक ओवरव्यू बताया है, ठीक है। चलो अब आगे मतलब सेल को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो अब हम सेल की कवरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जो कि होती क्या है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट विच प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनीशन जो आपको याद करनी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, देखो जैसे हमारा, अब मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था ना, घर की दीवारें होती हैं, उसका काम क्या होता है कि मतलब हमें बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करे, बाहर के एनवायरनमेंट को और घर के अंदर के एनवायरनमेंट को वो अलग अलग करे। बस यही काम जो है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो सेल होता है ना, सेल के इंटीरियर जो होता है जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज, उन सबको बाहर के एनवायरनमेंट से वो अलग रखती है। तो ये काम हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब उसके बाद जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, देखो उसका स्ट्रक्चर आप लोग ना आगे 11th क्लास में जा कर के पढ़ोगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना एक तरीके की देखो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, ऐसे। ये इसके दो एंड होते हैं, एक इसकी ना शेप ऐसे होती है, इसके दो, ये तो हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक एंड और ये हमारा हो गया हाइड्रोफोबिक एंड, ऐसे ना ये डबल लेयर्ड में होगी। जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा ना बच्चों, देखो ये तो रहेगा अंदर, हाइड्रोफोबिक मतलब इससे पानी से डर लगता है तो ये अपने आप को ऐसे छुपा लेगा। और जो हाइड्रोफिलिक एंड होगा ना वो ऐसे मतलब बाहर की तरफ रहेगा। तो ये हमारे हो गए दो एंड जो कि सेल मेम्ब्रेन के होते हैं। डिटेल में इसका स्ट्रक्चर आप लोग 11th में पढ़ोगे। उसके बाद अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये आउटर मोस्ट होती है एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल में अब सेल वॉल तो होती नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो सेल वॉल एब्सेंट होगी सेल मेम्ब्रेन के बाहर, तो इस वजह से ये हमारी बाहर प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही थिन होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है और वो एक तरीके की लिविंग होती है। ये डेड नहीं होती, ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ना बच्चों देखो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेमी परमिएबल, या फिर इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड रहेगा सेलेक्टिवली परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल से अच्छा वर्ड सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए है क्योंकि ये कुछ एक सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर आने देती है या उससे बाहर जाने देती है। अब ऐसे हर कोई तो है नहीं भाई चलो घूम के आते हैं आज सेल के अंदर घुसते हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। वैसे तो हमारे सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई सब कोई हमारे अंदर घुस जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा हमें। तो इस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक तरीके का प्रोटेक्शन का काम करती है और सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देती है। अब सेल मेम्ब्रेन बनी किससे होती है,
सेल मेम्ब्रेन हमारी लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। लाइपोप्रोटीन्स का मतलब है लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, वो हमारी लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस देखने हैं। फंक्शंस जैसे कि मैंने आपको बताया, सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करना। उसके बाद रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टेन सोल्यूट्स एंड आयन्स, मतलब रेगुलेट करेगी ना एंट्री को, हर कोई आयन और सोल्यूट तो घुस नहीं पाएगा। और वो सेल को एक शेप भी प्रोवाइड करती है, जैसे एनिमल सेल्स हो गई ना, उसके अंदर ये एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो फ्लेक्सिबल होती है। अब फ्लेक्सिबल होती है तो मतलब ऐसे भगवान ने उसको फ्लेक्सिबल बनाया तो ऑब्वियसली उसका कुछ काम होगा, तभी वो फ्लेक्सिबल है। उसका काम है ना बच्चों, देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एमीबा के अंदर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एमीबा खाना खाएगा तो कैसे खाएगा, अपने सूडोपोडिया बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे करके सूडोपोडिया बढ़ाएगा। इरेगुलर शेप होती है एमीबा की। फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा, उसे ऐसे क्लोज करके और उसको खाने को अंदर ले आएगा। तो ऐसे अमीबा ने अब खाना तो खा लिया, तो ये किस वजह से हुआ कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तभी तो ऐसे वो फूड को एनगल्फ कर पाएगी बाहर के एनवायरनमेंट से। तो इस वजह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अमीबा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ ली, नाउ इट्स टाइम फॉर द सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो सेल वॉल होती है ना, वो हमारी ऐसे हर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, वो हमारी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक कवरिंग है। देखो ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक कवरिंग है, ये हो गई हमारी सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक है। सेल वॉल ना एक नॉन लिविंग लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन तो जो मैंने आपको बताई थी लिविंग थी, लेकिन सेल वॉल एक नॉन लिविंग लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है और नॉन लिविंग होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल का जो कंपोनेंट होता है उसे बनाने वाला वो हमारा होता है सेल्यूलोज। और सेल वॉल ना फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब सेल वॉल ऐसे नहीं है भाई मैं इसको नहीं घुसने दूंगी, मैं उसको नहीं घुसने दूंगी, मतलब उसे ऐसी कोई टेंशन नहीं है लाइफ में बेसिकली। तो फ्रीली परमिएबल होगी, वो ऐसे सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती। सेल वॉल हमारी कहाँ मिलती है? प्लांट सेल के अंदर मिलती है। और उसके बाद ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना आपको, अंदर सेल मेम्ब्रेन, बाहर सेल वॉल, ये आपको एक प्लांट सेल का व्यू दिखा रखा है। अब सेल वॉल के एक्चुअल फंक्शंस क्या हैं? अब देखो सेल वॉल जैसे हमने बताया कि रिजिड होती है। अब जो चीज़ रिजिड होगी वो ऑब्वियसली शेप तो प्रोवाइड करेगी ही। तो इस वजह से जो सेल वॉल होती है वो हमारी रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल इसीलिए ही रिजिड होते हैं और उसकी शेप ऐसी होती है, मतलब फिक्स्ड शेप होती है, ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होती प्लांट सेल। उसके बाद ये सब्सटेंस को एंटर करने देगी और लीव करने देगी, क्योंकि इसका मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल होने से कुछ भी ऐसा कनेक्शन नहीं है। एंड सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। सेल वॉल हमें क्या देगी? और एक और चीज़, वो हमें प्रोटेक्शन देगी। अब सेल के आउटर मोस्ट लेयर है, तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसका मेन काम एक होता है कि प्रोटेक्शन दे, उसको रिजिड बना के रखे, उसे ऐसे कोई भी चीज़ आकर के डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। कोई भी हमारी सेल है, ठीक है, कोई भी हमारी प्लांट सेल है, जब इसे एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो ये अपना जो पानी है ना उसको बाहर की तरफ निकाल देती है। पानी बाहर निकलेगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी, लेकिन सेल की जो सेल वॉल होती है ना बच्चों वो रिजिड रहती है, वो श्रिंक नहीं होती, लेकिन उसके अंदर वाला जो मटेरियल है वो हमारा श्रिंक हो जाता है। इस प्रोसेस को हमें क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब उसके बाद इसका एक और फंक्शन है। देखो कोई भी मतलब सेल होगी, मतलब जैसे कि फंजाई की सेल होगी, बैक्टीरिया की सेल होगी। फंजाई और बैक्टीरिया की जो सेल होती है ना वो बहुत ही डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया में रह सकती है। अब उसे मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन में रखेंगे, मतलब जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो पानी क्या करेगा? ओस्मोसिस से सेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब पानी ओस्मोसिस से सेल के अंदर घुसेगा तो फिर ऐसे तो सेल फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी,
और फिर सेल बर्स्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा सेल वॉल का रोल आता है। सेल वॉल अब क्या करेगी, जैसे पानी था, ठीक है, ये हमारी सेल वॉल होगी और ये हमारी मान लो हो गई अंदर वाली सेल। अब इसके अंदर पानी भरेगा तो ये सेल वॉल पे ऐसे प्रेशर जनरेट करेगी, बाहर की तरफ ये स्वेल अप करेगी और उतना ही प्रेशर सेल वॉल अंदर वाली सेल पर जनरेट करेगी और उस प्रेशर मतलब इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना बच्चों, तो दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर होगा तो ना ही तो मतलब सेल ऐसे फटेगी, बर्स्ट होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है सेल की प्रिवेंशन हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काम है सेल वॉल का। अब मैं आपको ओवरव्यू में फटाफट से इसके डिफरेंसेस बता देती हूँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के। देखो सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल सबके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। जैसे ह्यूमन्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके अंदर वो प्रेजेंट नहीं होती। ये सिर्फ प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंजाई, एल्गी में ही प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड सेल वॉल इज़ फुली परमिएबल। सेल वॉल को ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसको नहीं घुसाना अंदर, उसको नहीं, वो मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस को सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं रोकती। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, मतलब कि जो अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म होता है ना, प्रोटोप्लाज्म बच्चों क्या होता है, फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। तो ये प्रोटोप्लाज्म को जो है प्रोटेक्ट करती है। लेकिन सेल वॉल का मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन एंड मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल हमारी सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, तो इस वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी, सेल को प्रोटेक्ट करेगी और सेल को एक रिजिड अच्छी शेप देगी। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जैसे कि मैंने बताया था अलाइव होती है एंड सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग एंड इनएक्टिव। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है बच्चों, लिपिड से, प्रोटीन से एंड कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो हर किसी में अलग अलग से बनी हुई है। जैसे प्लांट्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल होती है एंड फंजाई में किसकी सेल होती है, काइटिन की सेल होती है, ठीक है। तो अब आपको होप्सो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब है डिफ्यूज़न। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ओस्मोसिस के बारे में मैंने थोड़ा बताया था ना, तो अब डिफ्यूज़न होता क्या है। डिफ्यूज़न जो होता है ना वो एक सब्सटेंस की मूवमेंट होती है जहाँ पर उस सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन होती है वहाँ से जहाँ पर उस सब्सटेंस की लो कंसंट्रेशन होती है। देखो मैं आपको एक मतलब लाइफ के एग्जांपल समझाती हूँ। एक कमरा लो बच्चों, ठीक है, उस कमरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो एक बार, ठीक है, बीच में एक ऐसे मतलब गत्ता लगा दिया, मान लो हमने खड़ा कर दिया। अब कमरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमने एक तरफ क्या किया, हमने मान लो ऑक्सीजन ले ली कमरे में, आर्टिफिशियली हमने ज़्यादा ले ली। एक पार्ट में तो हमने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले ली और एक पार्ट में हमने क्या किया, कम ऑक्सीजन ले ली। अब उसके बाद जो हमने बीच में गत्ता लगाया था ना बच्चों, उसको हटा दो। जब हमने उसको हटाया तो हमने क्या देखा कि जो एक तरफ की ऑक्सीजन थी जहाँ पे ज़्यादा थी, वहाँ से वो ऑक्सीजन दूसरी तरफ जाने लग गई है, ठीक है। मतलब वो ऑक्सीजन ऐसे ट्रैवल करने लग गई है। ओके, हमने पूरा गत्ता नहीं हटाना, उसका मतलब थोड़ा सा पार्ट हटाना है। पार्ट हटा करके हम मूवमेंट को अच्छे से नोटिस कर पाएंगे। तो जो है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर जो गैस है वो ट्रैवल कर रही है। तो डिफ्यूज़न अब क्या हुई, डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। देखो अब सब्सटेंस होगी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको ऑक्सीजन का। अब इस एग्जांपल को ना बच्चों हम सेल से समझेंगे। जैसे कोई भी सेल है, ये हमारी मान लो हो गई रेड ब्लड सेल हो गई, ठीक है। अब एक सेल में तो ऑक्सीजन की कमी है, एक सेल में ऑक्सीजन हमारी ज़्यादा है। जो ये प्रोसेस है ना, ये हमारी मतलब कि ऑक्सीजनेशन के लिए, ब्लड के ऑक्सीजनेशन के लिए यूज़ होती है। अब ये कैसे यूज़ होगी, जैसे कि जो हमारी लंग्स है, लंग्स के पास में जो आर्टरीज होती है ना, उसमें बच्चे सेल होती है, ब्लड सेल्स होती है, उसमें ब्लड होता है। तो लंग्स के पास तो देखो बच्चों ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब वहाँ ब्लड सेल होती है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वहाँ पर, जो कि प्योरीफाई होने के लिए आता है, वहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, जो ऑक्सीजन होती है ना लंग्स की, वो तो देखो रेड
ये डेड सेल हो गई ना, डेड सेल के अंदर एंटर कर जाएगी, और जो डेड सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना वो लंग्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से अब वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने आया था, जिसे लंग्स से ऑक्सीजन मिल गई है, जो कि अब ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, अब आगे ट्रैवल करेगा तो बच्चों फिर वो कहाँ पे जाएगा, हमारा टिश्यूज़ के पास जाएगा, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, इन सब से ट्रैवल होके हमारा वो टिश्यू के पास जाएगा। तो वो टिश्यू के पास जाएंगे। अब टिश्यू क्या करते हैं बच्चों, टिश्यू ना बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं, और उस बायोकेमिकल प्रोसेस से उनके अंदर ना बहुत सारी CO2 प्रोड्यूस हो जाती है, और ऑक्सीजन उनके पास, वो ऑक्सीजन का यूज़ करके ही तो मेटाबॉलिकली एक्टिव प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो ऑक्सीजन की उनके पास कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो अब क्या करेगी, देखो ऑक्सीजन कम है, अब यहाँ पे आई हमारी डेड सेल आई, जो कि अभी ताज़ी ऑक्सीजन लेके आई थी ना लंग से, इनके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की ओर चली जाएगी। तो ये ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन चली गई, टिश्यू के अंदर अब ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, और टिश्यू के पास जो ज़्यादा चीज़ थी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के पास ज़्यादा थी ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड सेल्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से O2 एंड CO2 का जो है वो ट्रांसफ़र डिफ्यूज़न से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बच्चों डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न के पास हमारी अगली प्रोसेस आती है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस जो प्रोसेस है ना बच्चों, उसके लिए हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, जैसे उसमें गैसेस का ट्रेवल होती है, इसके अंदर जो वाटर है ना बच्चों वो ट्रैवल करता है। वाटर कैसे ट्रैवल करेगा, देखो जहाँ पे वाटर की ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ना, वहाँ से वाटर अपनी कम कंसंट्रेशन की ओर चला जाएगा। देखो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इधर तो एक ही शुगर का मॉलिक्यूल है, इधर हमारे क्या है, ज़्यादा शुगर की मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हमारी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे हमारी वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो वाटर थोड़ी देर में क्या करेगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस के अंदर वाटर ने क्या किया, हाई कंसंट्रेशन थी यहाँ पे इसकी हो गई लो कंसंट्रेशन, तो उसने ट्रैवल किया। ट्रैवल करने से अब यहाँ पर भी उसकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, ठीक है। हमें देखो क्या देखना है, इसकी डेफिनेशन है ना, एक बात ध्यान रखना, ओस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच द solvent molecules travel from its high concentration to its low concentration। जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर ट्रैवल होती है ना बच्चों, वो हमारी सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की होती है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ट्रैवल नहीं करेंगे, हमेशा सोलवेंट ही ओस्मोसिस में ट्रैवल करेगा, सोल्यूट ट्रैवल नहीं करेगा। तो जो सोलवेंट है वो यहाँ पर वाटर है, वाटर इज़ द सोलवेंट एंड शुगर इज़ द सोल्यूट। तो सॉल्वेंट वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस के थ्रू आगे ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ऑस्मोसिस। अब देखो बच्चों, मैं आपको ना सॉल्यूशन बताती हूँ कैसे होते हैं। एक तो होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है, जैसे कि हमारी ये तो हमारी हो गई अंदर सेल, जो कि अंदर सेल पड़ी है, कोई भी सेल मान लो पड़ी है, और उसके अंदर ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, जो कि हमारा हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो सोलवेंट की कंसंट्रेशन होती है ना बच्चों, वो सॉल्यूशन के अंदर तो ज़्यादा होती है, और अंदर जो सब्सटेंस होता है ना, उसके अंदर सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। अब सोलवेंट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो गई बच्चों, तो वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो सेल हमारी क्या हो जाएगी, इसके अंदर कुछ भी सेल होगा वो हमारी हो जाएगी स्वेल अप होने से उसमें ज़्यादा पानी भर जाएगा, एंड एट द एंड वो बर्स्ट हो जाएगी। अब है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, इसमें जो है ना अंदर और बाहर सेम होते हैं, मतलब ना अंदर सोलवेंट ज़्यादा होता और ना बाहर सोलवेंट ज़्यादा होता, इनकी कंसंट्रेशन इक्वल होते हैं। जितना सोलवेंट की
अंदर है उतना ही बाहर है, मतलब सोल्यूट की कंसनट्रेशन ना दोनों तरफ ऐसे इक्वल है, सोल्यूट सॉल्वेंट का रेशियो। तो इस वजह से पानी जो है उतना ही अंदर जाएगा और उतना ही बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ना ही तो सेल स्वेलअप होगी एंड ना ही सेल हमारी श्रिंक होगी। हाइपरटोनिक के अंदर बच्चों क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारा सोल्यूट ज़्यादा होगा, सोलवेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो कम होंगे। तो इस वजह से देखो बाहर सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई ना सोल्यूट के रिस्पेक्ट में, तो इस वजह से जो पानी है वो हमारा सेल से बाहर की तरफ ट्रेवल करेगा, जिससे सेल की हमारी श्रिंकेज हो जाएगी। जैसे कि आपको मैंने बताया था ना आपको वो मतलब कि प्लाज्मोलिसिस, उसमें भी तो श्रिंकेज होती है ना सेल की, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में भी बस वही श्रिंकेज होती है। ठीक है, तो भी ये 3 सोल्यूशन है जो हमने टोनिसिटी के बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। देखिए फटाफट बताती हूँ। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, अगर मतलब कि बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा सोलवेंट है तो उस वजह से क्या हो जाएगा, उसे हाइपोटोनिक कहेंगे। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन जो है वो तो डाइल्यूट हो, तो फिर सेल क्या करेगी, पानी को गेन कर लेगी। और उसके बाद अब बात आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक में बच्चों क्या होता है, इसकी बात करते हैं अब हम हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर इसमें मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो पानी क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा सेल से और सेल की श्रिंकेज हो जाएगी। उसके बाद है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अगर अंदर भी उतनी कंसंट्रेशन रहेगी एंड बाहर भी उतनी कंसंट्रेशन रहेगी तो जो पानी है ना वो मतलब दोनों तरफ ही ट्रैवल करेगा, बाहर भी निकलेगा अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो उस वजह से ना ही तो कोई गेन हो पाएगा और ना ही कोई लूज़ हो पाएगा। इसका मतलब है ना ही तो वो स्वेलअप हो पाएगी एंड ना ही वो श्रिंक हो पाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो नाउ अब हमारा ये शॉर्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना, आपको मेरी जो स्लाइड्स है ना उसके अंदर मतलब मैटर लिखा हुआ मिलेगा, उसके आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बात जो आपको मेन ध्यान रखनी है वो ये है कि NCERT इज़ मस्ट। जी हाँ, आप लोग कहीं से भी देखो पढ़ते हो ना, लेकिन अगर आप अपनी NCERT की बुक नहीं पढ़ते हो ना तो मतलब वो बात नहीं आती। जो NCERT होते हैं ना उससे अभी से ही पढ़ने की आदत डालो। जो नीट के एग्ज़ाम होता है ना उसमें भी बच्चों क्या आते हैं, 11th-12th की NCERT आती है, तो यही चैप्टर से तो आगे 11th-12th में मॉडिफाई होके आएंगे। तो अगर अभी से आपको NCERT की आदत रहेगी तो वो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी फ़ायदा देगी एंड नीट के एग्ज़ाम्स में फ़ायदा देगी।